एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए सभी लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में आपको बताया, इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने आपको बताया कि हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ IMRE। क्या है सब्जेक्ट का नाम? IMRE। ठीक है, 6th सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके, और लाइक शेयर कर दें अपने दोस्तों को। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस सब्जेक्ट को अब प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी लोगों को कनेक्ट करिए, फिर हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं आज। चलिए आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, सभी लोग कनेक्ट हो जाओ। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो जैसा कि हमारा लेक्चर नंबर 1, हमने आपको कल इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया कि हमारा क्या क्या सिलेबस को हमने डिस्कस किया था, और उसमें हमने एक टॉपिक को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की, और लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टूल्स हैं हम कह सकते हैं, उन टूल्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। और ये टूल्स क्या होते हैं हमारे आगे सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं, तो इन टूल्स के बारे में हमको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में हेडिंग है आपकी, सबसे पहले डालेंगे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले टूल्स, ठीक है, तो सभी लोग ये हेडिंग डालेंगे। डालिए सभी लोग। चलिए स्टार्ट किया जाए। अब टूल की देखिए बात की जाए तो हमारे जो IMRE सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं, तो इसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं, उन टूल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपने पहले टूल की अगर बात करें तो स्क्रू ड्राइवर आपने सुना होगा नाम। ठीक है, देखा भी होगा, हर किसी ने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तो सबसे पहला जो टूल्स लिखेंगे वो टूल्स क्या रहेगा, स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, अब स्क्रू ड्राइवर की अगर बात करें तो स्क्रू ड्राइवर के भी इसमें साइज के बेसिस पे इसके और भी टाइप्स होते हैं। जैसे पहले आप लिख लीजिए इसमें, जैसे आपका एक आता है थिक ब्लेड वाला, थिक ब्लेड्स स्क्रू ड्राइवर। ठीक, दूसरा जो इसमें होता है वो होता है आपका थिन ब्लेड वाला, थिन ब्लेड्स स्क्रू ड्राइवर। ठीक, और थर्ड जो होता है ये होता है पोली ड्राइव स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तो बेसिकली स्क्रू ड्राइवर की अगर बात करते हैं तो ये 3 टाइप साइज की आपको स्क्रू ड्राइवर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला टूल, लिख लीजिए पहला। ठीक, दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा लिखिए टूल नंबर 2 है, क्या है, आपने देखा होगा कटर, तो आप लिखिए हेडिंग कटर। ठीक, अब ये जो कटर होता है बेसिकली, ये देखिए कटर क्या होता है आपका, ये स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। और ये स्टील का बना होता है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है रिपेयर वर्क के लिए। जो इंस्टॉलेशन में आपको अगर किसी चीज़ को हटाना है, ठीक है, मान लिया किसी को कट करना है या किसी चीज़ को हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कटर का यूज़ करते हैं। और ये कटर का अगर बात करते हैं साइज़ की, तो ये लगभग साइज़ जो होता है 20 सेंटीमीटर का इसका साइज़ होता है। तो हमने बताया
ये जो कटर यूज़ किया जाता है वो स्टील का बना होता है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? रिपेयर वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। रिपेयर वर्क के लिए मान लिया इंस्टॉलेशन है, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन में किसी चीज़ को अगर हटाना हो या रिमूव करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कटर का यूज़ करके उस चीज़ को अलग कर देते हैं, ठीक है। ठीक, और कंडक्टर के इसका जो सॉरी कटर का जो साइज़ की बात करें तो वो लगभग होता है आपका 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसमें लिख लीजिए कटर क्या काम करता है। चलिए हम बोल रहे हैं, आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, यह स्टील का बना होता है, यह स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग रिपेयर वर्क में इसका प्रयोग रिपेयर वर्क में इंस्टॉलेशन को हटाने के लिए किया जाता है। इंस्टॉलेशन को हटाने के लिए किया जाता है। कटर का साइज सामान्यतः 20 सेंटीमीटर का होता है। कटर का साइज सामान्यतः 20 सेंटीमीटर का होता है। लिख लिया सभी लोगों ने, ठीक। तो दूसरा टूल्स ये हो गया। थर्ड जो टूल्स आता है आपका, ये थर्ड टूल्स होता है, हेडिंग डालिए पॉकेट नाइफ। तो पॉकेट नाइफ क्या है? देखिए, ये भी क्या होता है पॉकेट नाइफ। अगर सपोज करिए इंस्टॉलेशन में किसी वायर को कट करना है या किसी चीज़ को हटाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉकेट नाइफ का यूज़ करते हैं। और ये पॉकेट नाइफ बेसिकली आपका जो बना होता है वो हाई ग्रेड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई ग्रेड स्टील का बना होता है, ठीक है। और क्या काम करता है? इंस्टॉलेशन में अगर किसी वायर को कट करना है, ठीक है, या वायर को मान लिया हटाना है या रिमूव करना है, तो इसका यूज करते हैं, ठीक। चलिए लिख लीजिए इसको। देखिए, इसका प्रयोग वायर से इंस्टॉलेशन को काटने के लिए किया जाता है। इंस्टॉलेशन को काटने के लिए किया जाता है। यह पॉकेट नाइफ हाई ग्रेड स्टील से बना होता है। यह पॉकेट नाइफ हाई ग्रेड स्टील से बना होता है, ठीक है, नोट कर लिया। तो ये हो गया थर्ड टूल्स। अब नेक्स्ट जो टूल आता है आपका, नोट करिए, हैंडल ड्रिल। तो चौथा जो आपका आता है चौथा जो होता है आपका हैंड ड्रिल्स होता है, ठीक है। अब ये हैंड ड्रिल जो होता है इसका काम क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि अगर जो हाउस होता है, जो घर होता है, घर में अगर वायरिंग की जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हैंड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया लकड़ी का कोई ब्लॉक है, ठीक है, कोई लकड़ी का तुमको छेद बनाना है या बोर्ड लगाना है, ठीक है, बोर्ड लगाने के लिए छेद करना होता है। तो छेद लगाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें हम हैंड ड्रिल का यूज करते हैं। तो हैंड ड्रिल का काम क्या होता है? यानी कि एक तरीके से होल को करना होता है या छेद को करना होता है। तो चलिए इसमें लिख लीजिए क्या होता है। हाउस वायरिंग में हैंड ड्रिल का प्रयोग हाउस वायरिंग में हैंड ड्रिल का प्रयोग
हैंड रेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। लकड़ी के ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक एक लकड़ी के बोर्ड में, एक लकड़ी के बोर्ड में, एक लकड़ी के बोर्ड में छेद करने के लिए किया जाता है, लकड़ी के बोर्ड में छेद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। बताइए, आप लोग नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, क्योंकि अभी से नोट्स बनाएंगे तो आपको जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग क्या है, इस वीडियो को लेटे लेटे देख रहे होंगे, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आप कॉपी कलम हाथ में लेकर के इसको नोट्स जिस तरीके से हम आपको लिखा रहे हैं उसी तरीके से आप नोट करते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कैजुअल वे में इसको क्लास करोगे तो कोई मतलब नहीं क्लास करने का। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से क्लास नोट्स बनाते रहिए। ठीक, चलिए, तो ये तो हमने चौथा टूल हो गया। अब नेक्स्ट जो टूल होता है हमारा वो क्या होता है, सब लोगों ने लिख लिया ये, ठीक है। तो चौथा जो टूल होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, लिख लीजिए। नेक्स्ट टूल होता है, पांचवा टूल हम लिखेंगे स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, इसको नोट करिए हेडिंग। तो स्टैंडर्ड वायर गेज हेडिंग डालिए। तो देखिए, स्टैंडर्ड वायर गेज की अगर बात करें तो आपको हमने बताया भी होगा कि स्टैंडर्ड वायर गेज का मतलब क्या है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SWG। अब आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने आपको उसमें बताया था EDD 2 में। EDD 2 में SWG साइज को देखता था, बताता था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है, ये बेसिकली जो आपकी केबल्स होती हैं, जो स्मॉल साइज की केबल्स होती हैं, उनके साइज को या उनके डायमीटर को क्या करता है, ये शो करता है या डायमीटर को बताता है। ठीक है, हम कह सकते हैं साइज हो गया या डायमीटर, इस साइज को ये बताता है क्या, SWG। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड वायर गेज केबल के साइज को, स्टैंडर्ड वायर गेज केबल के साइज को साइज में यहाँ पे लिख लेना डायमीटर। ठीक है, ब्रैकेट में साइज या डायमीटर मापने के लिए किया जाता है, मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, साइज को मापने के लिए किया जाता है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में। ठीक है, तो ये आपके कुछ टूल्स हैं, इन टूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन टूल्स को सबसे पहले पढ़ेंगे तभी हम लोग क्या होगी उस चीज़ को आगे प्रॉपर तरीके से शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया टूल्स। नेक्स्ट जो टूल होगा आपका सिक्स्थ, डी डालिए मेगर। ठीक है, ये होता है मेगर। अब देखिए, मेगर जो आप पढ़ोगे इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो मेगर की अगर हम लोग बात करते हैं, मेगर क्या होता है, तो मेगर एक तरीके से आपका एक ऐसा मीटर होता है, एक ऐसा टूल होता है जो क्या करता है, हमारा जो रेजिस्टेंस को मेजर करता है। क्या करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है। अब रेजिस्टेंस को जो मेजर करेगा तो ये हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है, हाई रेजिस्टेंस को। तो हाई रेजिस्टेंस में क्या आ जाता है, हाई रेजिस्टेंस में जैसे आपका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस आ जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस हो गया, या हम कह सकते हैं जो अर्थ का रेजिस्टेंस है, अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली इतना आप याद रखिए कि अर्थ रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर एक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसमें लिखिए। तो मेगर का प्रयोग, अगले लिखो सभी लोग। मेगर का प्रयोग इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस को, सॉरी इंस्टॉलेशन नहीं, इंसुलेशन, ठीक है। तो मेगर का प्रयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। मेगर का प्रयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। मेगर में मेगा ओम मीटर लगा होता है। मेगर में क्या लगा होता है? मेगा ओम मीटर, मेगा ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर का काम ही होता है रेजिस्टेंस को मेजर करना, ठीक है। मेगा ओम मीटर लगा होता है। मेगर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस, मेगर का, आगे लिखो, मेगर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस समय के साथ वातावरण परिस्थितियों या एनवायरमेंटल कंडीशन भी कह सकते हैं। एनवायरनमेंट की कंडीशंस होती हैं, जैसे एनवायरनमेंट की कंडीशन अगर बात करें तो एनवायरनमेंट कंडीशन का मतलब क्या है, ठीक है, यानी वातावरण की कंडीशन है, उसमें क्या है, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, डस्ट हो गए, पार्टिकल हो गए, तो इससे क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो वही आपको लिखना है आगे। कहाँ क्या बोले थे, मेगर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस समय के साथ वातावरण कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब नमी, ह्यूमिडिटी जिसको हम नमी बोलते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, डस्ट पार्टिकल, ठीक, धूल मिट्टी के कण जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल से प्रभावित हो जाता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब लिखिए, तो जो मेगर बेसिकली आपके जो होते हैं, मेगर दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप के होते हैं, एक मैनुअल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, ये दो प्रकार के होते हैं, ये है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिए। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप, दूसरा क्या हो जाएगा, मैनुअल टाइप, ठीक है। क्या होगा, मैनुअल टाइप। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टाइप जो होते हैं वो, उसमें क्या लगा होता है, बैटरी आपकी लगी होती है, ठीक है, यानी कि अलग से आपको बैटरी नहीं लगानी पड़ती है, बैटरी ऑपरेटेड, ठीक है, यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए बैटरी लगी होती है अंदर। दूसरा होता है मैनुअल टाइप। तो मैनुअल टाइप में क्या होता है, हैंड, यानी कि हाथ से हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एक गियर बक्सा जैसा होता है, उसको क्या होता है, हाथ से उसको चलाते हैं या मूव कराते हैं। तो हैंड से आप उसको मैनुअली मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाले में बैटरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको सप्लाई, बैटरी चलाने के लिए सप्लाई के लिए बैटरी लगी होती है, ठीक। तो ये दो टाइप के आपके होते हैं, समझ में आ गया सब लोगों के। तो ये मेगर होता है। मेगर हमेशा ध्यान रखना क्या यूज़ करता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मेजरमेंट जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा उसमें मेगर पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट अगर टूल की बात करें तो नेक्स्ट टूल है, हेडिंग लिखिए, मल्टीमीटर। ये तो आपका बहुत फेमस है, इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, मल्टीमीटर, ठीक है। तो मल्टीमीटर ये क्या करता है, क्या काम करता है, बताइए, सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मल्टीमीटर, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टी का मतलब एक से अधिक, और मीटर का मतलब एक से अधिक चीज़ों को मेजर करना, ठीक। एक से अधिक चीज़ें मेजर करने का मतलब क्या है, जैसे हमारा सपोज करिए वोल्टेज हो गया, क्या क्या मेजर करता है ये मल्टीमीटर, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और
करंट हो गया, ठीक है। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि मल्टीमीटर क्या क्या मेजर कर सकता है। तो मल्टीमीटर हमेशा याद रखना वोल्टेज को मेजर कर लेता है, करंट को और रेजिस्टेंस को, 3 चीज़ें मेजर करता है मल्टीमीटर, ठीक है। और ये मल्टीमीटर बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टूल होता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल क्या होता है आपका? मल्टीमीटर। क्योंकि मल्टीमीटर के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। कहीं पे भी आपको वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये चीज़ तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी प्रो है ही सारी चीज़ें, ठीक है, इनका यूज होता है। तो इसीलिए मल्टीमीटर का तो आपको टूल का यूज करना ही करना होता है। तो ये जो मल्टीमीटर होते हैं ये बेसिकली बैटरी के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। किससे? बैटरी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो चीज़ समझाया है उसी चीज़ को आप लिख लो, हेडिंग डाल के लिखिए, मल्टीमीटर इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग में प्रयोग होने वाला एक मेन इंस्ट्रूमेंट है। मल्टीमीटर इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग में प्रयोग होने वाला एक मेन इंस्ट्रूमेंट है। यह बैटरी के द्वारा ऑपरेट होता है। बैटरी के द्वारा ऑपरेट होता है। इसके द्वारा करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस को मापा जा सकता है। इसके द्वारा करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस को मापा जा सकता है, ठीक है। लिख लिया सभी लोगों ने? बताइए, कमेंट करिए। आ गया समझ में सभी लोगों के? बताइए, नोट कर लिया? तो ये टूल हो गया। अब नेक्स्ट जो टूल होता है आप लोग लिखिए, एक होता है स्पैनर। इसका नाम क्या है? स्पैनर टाइप। क्या है? स्पैनर, ठीक। अब ये स्पैनर क्या होता है? तो बेसिकली स्पैनर का प्रयोग किया जाता है आपको जो नट होता है, नट बोल्ट जो होते हैं उसको ग्रिप करने के लिए, ठीक है। तो ग्रिप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ग्रिप करके इसमें क्या किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट के ही अंदर से असेंबल करने के लिए किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो नट बोल्ट होता है, जो अंदर कोई नट लगाया जाता है उसको ग्रिप करके अंदर कसा जाता है, ठीक है। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? इसका दूसरा नाम है रेंच। रेंच जो बोलते हैं, ठीक है, रेंच, ठीक, रेंच भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रेंच, रेंच तो आप हर कोई जानता होगा। तो भाई आपका स्पैनर भी बोलते हैं और रेंच भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? नट को कसना या नट को ग्रिप करना, ठीक है, पकड़ना। तो चलिए लिखिए, इसका प्रयोग नट ऐसे लिखिए, नट को ग्रिप करने के लिए आप लोग लिखते रहिए, हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। ग्रिप करने के लिए एवं इसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर असेंबल करने के लिए होता है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर असेंबल करने के लिए होता है। इसे रिंच के नाम से भी जाना जाता है। तेज तो नहीं बोल रहे हैं, बताइए सभी लोग, कमेंट करिए। अगर तेज हो, आपको लग रहा हो कि स्पीड से बोल रहे हैं, तो आपको स्लो से
थोड़ा आप स्लो कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। इसे रेंच से नाम से भी जाना जाता है। अगले को, यह स्टील से बना होता है। यह स्टील से बना होता है। यह आवश्यकता के अनुसार, तो देखिए रेंच जो होती है वो आपकी हर साइज़ की मिल जाती है। आपने देखी होगी कि रेंच छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, इंच और एमएम के साइज़ में भी मिल जाती है। क्या है? इंच और एमएम के साइज़ में भी मिल जाती है। तो लिखिए आगे, यह स्टील से बना, देखिए किसका बना होता है? स्टील मटेरियल का, ठीक है, स्टील से बना होता है। यह आवश्यकता के अनुसार, यह आवश्यकता के अनुसार इंच से लेकर, इंच से लेकर, इंच से लेकर एमएम, एमएम में उपलब्ध होता है, में उपलब्ध होता है। बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? एमएम में होता है। तो कितना टाइम हो गया बताइए? ज़्यादा लंबी तो क्लास नहीं हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। इससे कुछ टूल्स और बचे हैं, तो उन टूल्स को भी हम लोग अगली क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से अपना अच्छे से और चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सभी दोस्तों को अपने, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। और जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं उनको बता दीजिए IMRE की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है और क्लास सभी लोग करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये क्लास आपकी पूरी कराएंगे अच्छे से। अगर आप लोग खुद ही ढीले पड़ जाओगे, अगर नहीं पढ़ना चाहोगे, तो जैसा आप चाहोगे वैसा हम कर देंगे, ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का क्लास करने के लिए।